मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की जो तीसरी पाठ है, वो है कित्तूर की रानी चन्नम्मा। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर किसका चित्र है? ये है कित्तूर रानी चन्नम्मा का है। तो इस पाठ में आप कित्तूर रानी चन्नम्मा के बारे में थोड़ा जानकारी आप जान सकते हैं। उनकी पूरी जिंदगी जो उन्होंने कैसे बिताई है उसके बारे में इस पाठ में बहुत सुंदर से दिए हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं पाठ पढ़ती रहूंगी, आप भी अपने किताब खोलिए और इस पाठ को मेरे साथ साथ में पढ़ते जाइए। पहला है बच्चों, रानी चन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। तो रानी चन्नम्मा कहाँ की है? वो भारत की कर्नाटक, जहाँ पर हम रहते हैं, कर्नाटक राज्य के कित्तूर राज्य की रानी थी। कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। तो आगे हम देखते हैं, वे एक महान योद्धा थी। योद्धा का मतलब क्या है? जो वॉरियर होता है वो अच्छा, बहुत बड़ी सैनिक है वो। तो उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक में बेलगांव के पास काकतीया गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से घुड़सवारी करने एवं तीर और तलवार चलाने का बहुत शौक था। चन्नम्मा को किस चीज़ों का शौक था? चन्नम्मा को घुड़सवारी और तीर तलवार चलाने का बहुत शौक था। तो घुड़सवारी का मतलब है बच्चों हॉर्स राइडिंग होता है। आगे है, रानी चन्नम्मा के पिता का नाम राजा दूलप्पा और माता का नाम रानी पद्मावती था। तो आपको ये भी याद रखना है उनका पिताजी और माँ का नाम क्या है करके। आगे है, उन्हें कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा उर्दू भाषाएं आती थी। तो चन्नम्मा का कौन सा भाषाएं आती थी बच्चों? चन्नम्मा कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा उर्दू भाषाओं को भी जानती थी। तो आगे हम देखते हैं, कित्तूर एक छोटा, स्वतंत्र और संपन्न राज्य था। कित्तूर राज्य कैसा था? कित्तूर एक छोटा सा और स्वतंत्र और संपन्न राज्य। स्वतंत्र मतलब किसी भी अंग्रेजों की अधिकार में नहीं था, और वह राज्य बहुत स्वतंत्र और संपन्न मतलब वहाँ की प्रजा के लिए कोई कमी नहीं थी। तो वो एक राज्य इतना अच्छा राज्य था कि संपन्न राज्य मतलब हर कोई खुशहाली में रहते थे, हर चीज़ उनको मिलता था। वहाँ के राजा मल्ल सरजा थे। वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ का राजा मल्ल सरजा थे। वे चन्नम्मा के युद्ध करने की कला से बहुत प्रभावित थे। कौन चन्नम्मा की युद्ध से प्रभावित थे? वो थे राजा मल्ल सरजा। तो आगे हम देखते हैं, उन्होंने चन्नम्मा की योग्यता से प्रभावित होकर उससे विवाह किया। तो चन्नम्मा का विवाह किससे हुआ बच्चों? चन्नम्मा का विवाह राज मल्ल सरजा से हुआ। तो विवाह के बाद रानी चन्नम्मा का जीवन कुछ समय सुख से बीता। उसके बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। दुखों का पहाड़ देख लीजिए, दुखों का पहाड़ करके जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे दुख एक साथ में आना। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। तो चन्नम्मा का एक पुत्र भी था, पर क्या हुआ? कारणवश से उसका मृत्यु हो गया। कुछ दिनों बाद राजा भी चल बसे मतलब गुजर जाना। वहाँ राजा का भी मृत्यु हो गया, वो भी गुजर गए। तब राजा मल्ल सरजा की बड़ी रानी रुद्रमा का पुत्र शिवलिंग रुद्र सरजा गद्दी पर बैठा। तब क्या हुआ? तब राजा मल्ल सरजा की बड़ी रानी रुद्रमा, जो बड़ी रानी का नाम क्या था? रुद्रमा था। उनका पुत्र का नाम था शिवलिंग रुद्र सर्ज। तो उनको गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि राजगद्दी पे जब राजा का मृत्यु होने के बाद में उसका बेटा जो बैठते हैं, तो उसी हिसाब से उनका जो बड़ा बेटा था, मतलब बड़ी रानी की जो बेटा था, उसका नाम क्या था? शिवलिंग रुद्र सर्जा। उनको क्या किया? उनको गद्दी पर
बिठा दिया। तो वह रानी चन्नम्मा की सहायता से राजकाज संभालने लगा। उन्होंने क्या किया, रानी चन्नम्मा के साथ में मिलकर राजभार करने लगे। शिवलिंग की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक बालक को गोद ले लिया। तो शिवलिंग को भी कोई संतान मतलब बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं था, उनको कोई पुत्र नहीं थे। तो संतान का मतलब होता है ये पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। तो संतान, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक बालक को गोद ले लिया। बालक मतलब एक लड़के को गोद ले लिया, एक छोटा सा बच्चे को। परंतु रानी चन्नम्मा के दुखों का अंत यही नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद शिवलिंग की भी मृत्यु हो गई। देखिए, इसीलिए वहां पे बोला गया कि चन्नम्मा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा का मतलब यही है। क्या हुआ, उनका पति गुजर गए, उनका एक बच्चा था, वो बच्चा भी गुजर गया। उसके बाद में देखा था उनका बड़ी रानी का जो बेटा था शिवलिंग, वो भी क्या हो गया, उनका भी मृत्यु हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि चन्नम्मा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पीछे से पीछे बहुत सारे दुख सहना पड़ा उसको। तो बाद में क्या हुआ, अब राज्य का सारा भार रानी पर आ पड़ा। तो अभी क्या करेगी रानी, रानी तो अकेली हो गई। तो पूरा का पूरा राज गद्दी को संभालने का जिम्मेदारी कित्तूर रानी चन्नम्मा के ऊपर आ गया। बहुत समय से अंग्रेजों की नज़र कित्तूर के खजाने पर थी, क्योंकि जहाँ पे बोला गया था कि यह कित्तूर बहुत संपन्न राज्य था। संपन्न मतलब बहुत अमीर राज्य बोल सकते हो आप। तो इसी कारण से क्या हुआ, तो अंग्रेजों की नज़र कित्तूर की खजाने पर, खजाने मतलब ट्रेजर जो होता है, जो कित्तूर राज्य में जितने सारी जो सोना चांदी जो भी गहने हैं या जो अच्छा फल सफल सब मिलते हैं, उन सब के ऊपर इन अंग्रेजों का नजर गिर गया। वे कित्तूर पर अपना अधिकार जमाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने क्या किया, कित्तूर पर अपना अधिकार जमाना, उसको भी अपना हाथ वश में लेने के लिए उन्होंने योजना बनाने लग गए। कौन, अंग्रेज। तो 23 सितंबर 1824 के दिन अवसर मिलते ही धारवाड़ के कलेक्टर टेकेर ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ बच्चों, 23 सितंबर 1824 पर अवसर मिलने पर, एक अच्छा मौका देखते ही धारवाड़ के कलेक्टर का नाम था टेकरे ने 500 सिपाहियों के साथ 500 वॉरियर्स जो सिपाही थे उनके साथ उसने क्या किया, कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। उसने रानी चन्नम्मा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आत्मसमर्पण, उन्होंने क्या कहा, उसको आत्मसमर्पण करने को कहा। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को सौंप देना, अपने आप को अंग्रेजों को सौंप देना ही आत्मसमर्पण होता है। आक्रमण करना मतलब हमला करना होता है। उसके बाद में है, परंतु रानी ने हार नहीं मानी। रानी ने हार मानी क्या, नहीं, बहुत आसानी से हार नहीं मानी। उसने अपनी जनता से कहा, उसने क्या कहा, देखिए कितना सुंदर सा उसने कहा, जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद है तब तक कित्तूर को कोई नहीं ले सकता है। देखो कितना अच्छा और कितना ऊंच विचारों से उसने कहा है कि, जैसे कहा है कि उसने, जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद है तब तक कित्तूर को कोई नहीं ले सकता है। तो रानी चन्नम्मा कहती कि मेरे जो वेन्स में, मेरे नस में एक भी बूंद की आखिरी बूंद तक, मतलब मेरा आखिरी सांस, जैसे कि आप बोल सकते हैं, मेरा आखिरी सांस तक मैं लड़ती रहूंगी, इस कित्तूर को अंग्रेजों से क्या स्वतंत्र बना के रखूंगी करके वो लड़ती गई। कित्तूर को कोई नहीं ले सकता है करके वो कह रही है। फिर रानी सबके साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। रानी चन्नम्मा का यह रूप देखकर अंग्रेज कांप उठे और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। जैसे ही कित्तूर रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने लग गई तो क्या हुआ, अंग्रेज डर गए, कांप उठे, मतलब बहुत डर गए। तो कांप उठे और अपनी जान बचाकर वहां से अंग्रेज भाग गए। तो आगे देखते हैं। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने बड़ी सेना तैयार की और धोखे से छिपकर कित्तूर पर हमला किया। तो इन सब चीज़ों से उनको पता चल गया कि रानी चन्नम्मा बहुत तेज है और बहुत अच्छी योद्धा है।
तो उन्होंने क्या किया, इसको चिन्नम्मा को हराने के लिए उन्होंने बहुत एक षड्यंत्र रचे। तो उन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेजों ने बड़ी सेना तैयार की, उन सब में मिलकर क्या किया, एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और धोखे से चिपकर कित्तूर पर हमला कर दिया। धोखेबाजी से चीटिंग करते हुए उन्होंने क्या किया, चन्नामा के ऊपर हमला करने लगे। इस लड़ाई में रानी के बहुत से सैनिक मारे गए, जो उनके सिपाही थे, बहुत सारे सिपाही मारे गए। रानी अकेली पड़ गई, पर हार मानने को तैयार नहीं थी। देखिए, इतना होने के बावजूद भी, उसका पूरा सेना मरने के बाद में, बहुत सारे सैनिक मर जाने के बाद में भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरा कोई घायल होने पर बोल देता, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता, नहीं मेरा जान बचाओ तो मुझे मेरे जान की परवाह है करके। पर उसको ऐसा नहीं था, उसको अपनी राज्य की परवाह थी, राज्य में रहने वाले लोगों की परवाह थी। इसीलिए उसने क्या किया, अपने आप को समर्पण नहीं किया, आखिरी दम तक उसने लड़ाई की। वह अंग्रेज पर भारी पड़ रही थी। अब अंग्रेजों ने कुछ देशद्रोहियों की मदद से धोखे से रानी को बंदी बना लिया। उन्होंने क्या किया, देशद्रोही, उनको तो पता चल गया इसको हराना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को खरीद लिया। जैसे कि आप बोल सकते हैं खरीद के क्या करना, मतलब उनको कुछ लालच दिखा के, सोना चांदी का या किसी राज्य को देने का लालच दिखा के उन्होंने क्या कर दिया, कित्तूर की जनता को उसके खिलाफ भड़का दिया। और क्या कर दिया उसने, देशद्रोही मतलब वही होता है जो अपनी रानी के खिलाफ जाने वाले लोगों को बनाकर क्या कर दिया, उनको खरीद लिया है। उनको धोखे से क्या कर दिया, उनकी सहायता से रानी चन्नम्मा को उन्होंने बंदी बना लिया, बाद में 21 फरवरी 1829 को रानी चन्नम्मा वीर गति को प्राप्त हुई। मतलब वीर गति प्राप्त होना, उसका मृत्यु होना, मतलब 21 फरवरी 1829 को चन्नम्मा की वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति प्राप्त होना मतलब युद्ध में मर जाने को हम बोलते हैं कि वीर गति प्राप्त होना। तो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत सुंदर पाठ है जो एक महिला योद्धा के बारे में दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, कर्नाटक के कित्तूर राज्य के हैं। तो यहाँ का हमारी जो पाठ की जो मुख्य पात्र है वो है हमारी चन्नम्मा है। तो उसके बाद में उसका नाम कित्तूर रानी चन्नम्मा भी पड़ गया है। तो बच्चों, मैं सोचती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी संबंधित कक्षा कार्य में आपको बाद में नोट्स की सहायता से भेज दूंगी। तब तक इसकी अभ्यास कार्य को हम एक बार देख लेते हैं। तो अभ्यास कार्य में मैं केवल कुछ अभ्यास कार्य को मैं आज यहाँ पर पढ़ के बताने वाली हूँ, बाकी का आपका नोट्स की सहायता से आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम अभी शब्दार्थ देखेंगे। योद्धा मतलब सैनिक, शौक मतलब रुचि, विवाह शादी, संतान मतलब बच्चे, तलवार मीन्स स्वॉर्ड, भाषा लैंग्वेज जो हम बातें करते हैं, संपन्न सेल्फ सफिशिएंट, मृत्यु मतलब डेथ, योजना प्लान, योग्यता टैलेंट, आक्रमण हमला करना, आत्मसमर्पण अपने को सौंप देना, सरेंडर करना अपने आप को, रक्त खून, देशद्रोही देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही देश के साथ विश्वासघात करने वाला, घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, प्रभावित मतलब इम्प्रेस होना, अधिकार मतलब रूल, बंदी मतलब कैप्टिव। तो आपको अभी ये पता चल गया बच्चों। और यहाँ पे मुहावरे भी है। तो मैंने आपको एक्चुअली पिछले कक्षा में मुहावरे के बारे में सब कुछ बता दिए थे। तो अथवा अगले जो कुछ वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको मुहावरे के बारे में दोबारा एक बार बता दूंगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर है। इन प्रश्नोत्तर का उत्तर मैं आपको PDF की नोट्स की सहायता से दे दूंगी। उसी साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक अभ्यास कार्य है यहाँ पर नीचे दिए हैं। चित्रों को देखिए, सब चित्रों को गिनती में, जैसे कि आप देख सकते हैं गुब्बारा है, संतरा है और तारा है। तो इसमें से आप देखते हैं, बोल सकते हैं ऊपर एक ही गुब्बारा है, नीचे 4 गुब्बारे हैं। तो आपको देखते पता चलता है कि एक और अनेक मतलब एक अथवा एक से ज्यादा चीजों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर गुब्बारा है तो हम ज्यादा जब बोलते हैं तो गुब्बारे करके हम कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं बच्चों, हम उसको कहते हैं, हम वचन कहते हैं। तो अभी हम वचन के बारे में और वचन के कुछ उदाहरण भी हम देखते हैं, क्योंकि ये भी व्याकरण भाग आपको हो चुका है। जैसे कि शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो शब्द एक है या अनेक है। जैसे कि यहाँ पर आप पिछले पेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही गुब्बारा है, नीचे 4 है। तो जैसे आपको देखते ही पता चलता है कि वो क्या है, 4 गुब्बारे हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि 4 गुब्बारा है करके नहीं कहते, हम बोलते 4 गुब्बारे हैं। तो संतरा, संतरे, हम बोलेंगे संतरे, 4 संतरे हैं करके हम कहते हैं। जैसे कि तारा, तारे, जो बहुवचन रूप में आता है, तो तारा एक वचन रूप है, तारे बहुवचन रूप है। तो हम कहेंगे 4 तारे नजर आ रहे हैं आज आसमान में, है ना। तो हमें कहेंगे तारे, तो वो बहुवचन रूप है। जैसे कि आगे यहाँ पे देख सकते हैं, एक को अनेक से मिलाओ, मतलब बहुवचन रूप से मिलाना है। जैसे कि रानी, रानियां, तितली, तितलियां, नदी, नदियां, लड़का, लड़के, धाना, धाने, चूहा, चूहे, पंखा, पंखे, नजर, नजरें। तो बच्चों आपको यहाँ पे पता चल गया ना। उसके बाद में है, नीचे दिए हिंदी शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। इन सब का नोट्स भी मिल जाएगा। हम एक बार नीचे का जो आखिरी अभ्यास है वो है आपकी विलोम शब्द है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे उत्तर दिए हैं, आपको उस उत्तर को चुनकर लिखना है। गांव, गांव मीन्स गांव का विलोम शब्द क्या है, शहर। दुख, सुख, योग्यता, अयोग्यता, जन्म, मृत्यु, हार, जीत, जल्दी, देर। तो आपका ये विलोम शब्द है। और बच्चों इन सब कार्य को मैं नोट्स देने के बाद में आप ये सब कार्य को आप अपने टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छे क्रियाकलाप दिए हैं। तो इसको आप अपने क्लास वर्क्स में करना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए इस चित्र में दिए गए हर व्यक्तियों की चित्र, भाव चित्र आपको मिले, और आपको इसी तरह आप अपने क्लास वर्क्स में भी करना है। जैसे कि यहाँ पर एक साइड में रानियों के या जो महिलाओं के जो क्या बोलते फेमस लीडर्स जो रहते हैं या लेडी लीडर्स जो रहते हैं उनके बारे में दिए हैं। तो उनके आपको क्या करना है, उनका भाव चित्र, उनका पिक्चर फोटोज चिपकाना है और उसके सामने उनका नाम लिखना है। यहाँ पर तो मैच करने के लिए उन्होंने दिए हैं। आप अपने क्लास वर्क्स में कैसे करेंगे, आप अपने क्लास वर्क्स में उनका चित्र के नीचे उनका नाम लिखेंगे। हो सके तो इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल के उसको कट करके आप अपने क्लास वर्क्स में बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। जैसे कि आपका लेसन का हेडिंग के बाद में आप इस क्रियाकलाप को आप कर सकते हो। जैसे कि अभी एक बार देख सकते हैं हम। पहला चित्र है बेगम हजरत महल, बाद में है मैडम भिखाजी खामा, बाद में है सरोजिनी नायडू, आगे का है रानी लक्ष्मीबाई, बाद में है सुचेता कृपलानी, बाद में है अरुणा असफ अली। ये सब क्या है, भारत की वीरांगनाओं के कुछ चित्र है। तो उनको पहचानना है और उनसे मिलान करना है। तो ये चित्र आपका क्रियाकलाप है बच्चों। इसको आप अच्छे से आप अपने क्लास वर्क्स में कर लीजिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। ये है आपकी कित्तूर रानी चन्नाम्मा के बारे में बहुत सुंदर सी एक कथन है, उनकी जीवन चरित्र के बारे में दिए गए हैं। इसको बहुत अच्छे से आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो हार्ड वर्ड्स है इन सब चीज़ को मैं आपको क्लास वर्क्स में, जो क्लास वर्क्स के जो नोट्स भेजने वाली हूँ उसमें मैं आपको भेज दूँगी। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिए और पाठ को अच्छे से पढ़ के अपने कक्षा कार्य को भी समाप्त कीजिए। धन्यवाद बच्चों।